यूरोप अमेरिका बस मुंह ताकते रह गए। चीन और रूस भी भारत की उड़ान देख हुए हैरान। रिन्यूएबल एनर्जी का बिग बॉस कैसे बन गया भारत? दोस्तों, जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है और यूरोपीय देश नेचुरल गैस और तेल की कमी से जूझने लगे, तो सबने भारत की ओर देखा, जो बड़ी ही मस्ती के साथ तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि भारत इसको लेकर कुछ ऐसा इंतजाम कर चुका था जो अब पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। तो दोस्तों, भारत ने ऐसा क्या कर डाला है जिससे खाड़ी देश छोड़िए, जापान, अमेरिका और यूरोपीय देश भी हैरान हैं। तो दोस्तों, दुनिया ने पृथ्वी की जड़ों से जमकर के क्रूड ऑयल निकाला है। जमीन के सारे ईंधन और नेचुरल रिसोर्सेज का इंसान निचोड़ निकाल चुका है और अब सारी दुनिया एनर्जी क्राइसिस से जूझ रही है, क्योंकि दुनिया भर में रूस एक बड़ा क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर है। और जब से यूक्रेन और रूस वाला मामला चला है, तब से रूस ने ईंधन देना इन देशों को बंद कर दिया, जिसकी वजह से फ्यूल की प्राइसेस में जबरदस्त उछाल आ गया और इसके चलते दुनिया भर में हाहाकार मच गया। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए खाड़ी देशों से लेकर के बाकी देशों ने कोयले और तेल के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। लेकिन दोस्तों, इस वजह से एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि इससे हम साफ तौर पर धरती को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान दुनिया में दो ऐसे देश भी दिखे जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि सस्टेनेबल सोर्सेज यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हासिल ऊर्जा, या ठीक से कहें तो ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करके न केवल धरती को बचाया जा सकता है, बल्कि पेट्रोल और डीजल के संकट से भी बचा जा सकता है। और दोस्तों, ये काम किया है हमारे देश भारत और आइसलैंड ने, जिनको देखकर अब पूरी दुनिया तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों, अब उनको अचानक से बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, आपको भी लग रहा होगा कि क्या दुनिया पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस को छोड़ करके एक साफ सुथरी एनर्जी पर डिपेंडेंट हो सकती है? और भारत और आइसलैंड ने यह कारनामा आखिर कैसे कर दिखाया और दुनिया इसे अचानक से क्यों लागू नहीं कर सकती है? उनके सामने वो कौन सी दिक्कतें हैं? ये बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये रिन्यूएबल एनर्जी क्या बला है। तो दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी एक तरह से एनर्जी है जो कभी खत्म ना हो और इसका सोर्स बिल्कुल अक्षय हो, यानी वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला हो। और दोस्तों, अगर इसे हम हमारी धरती के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे लिए ये है सूरज जो लगातार हमें एनर्जी देता है। और सूरज की एनर्जी जब धरती तक पहुंचती है, तब इससे सीधे बिजली बनाई जा सकती है या फिर इससे टेम्परेचर गेन किया जा सकता है। आज पूरी दुनिया के पावर जनरेशन का 10% हिस्सा ही सोलर और विंड यानी हवा से हासिल होता है। और अभी दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स ही हाइड्रो पावर बना हुआ है, यानी पानी से बिजली तैयार की जाती है और उस पानी का बार बार इस्तेमाल बाकी कामों में किया जाता है। वहीं इलेक्ट्रिक जनरेट करने के लिए पवन चक्की की अगर हम बात करें, तो पवन चक्की और सोलर पैनल के जरिए बीते करीब 150 साल से बिजली बनाई जा रही है और वक्त के साथ इसमें ज्यादा बेहतर और सस्ती टेक्नोलॉजी प्रोवाइड हुई है। जैसे जैसे तकनीक बेहतर होती जा रही है, वैसे वैसे सोलर और विंड एनर्जी की एबिलिटी और टोटल प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि लोग इसे किफायती होने की वजह से अपना रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी दिक्कतें हैं जिनकी वजह से दुनिया इसे अचानक से नहीं अपना सकती है। इन दिक्कतों की अगर हम बात करें तो दोस्तों, दिन के वक्त तो आप सोलर पैनल को यूज कर सकते हैं, लेकिन रात के वक्त सौर एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लिहाजा इसके लिए जरूरी है एक ऐसा सिस्टम जो ऑटोमेटिक हो और ये तय कर सके कि कब हमें रिन्यूएबल सोर्सेज से बिजली मिले और कब इकट्ठा हुई बिजली का इस्तेमाल हम लोग कर सके। और दोस्तों, आज सोलर पैनल की एनर्जी को सेव करने के लिए बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अभी भी हमारे पास ऊर्जा स्टोर करने का बड़ा सोर्स नहीं है। और दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी को आम लोगों तक पहुंचाने में यह सबसे बड़ा बैरियर है। दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी के साथ एक बड़ी दिक्कत यह भी है कि सौर पैनल, हाइड्रो पावर प्लांट्स, विंड टरबाइन ये उन जगहों पर लगाए जा सकते हैं जहां ये अच्छी तरीके से काम कर सके। यानी दोस्तों, इनको मोबाइल मोड पर नहीं रख सकते, जहां काम आ रहा है वहां पे इस्तेमाल कर सकें। जैसे फोसिल फ्यूल को लेकर के ये चीजें हैं, जहां भी इनका इस्तेमाल करना होता है वहां इनको जला करके ऊर्जा इस्तेमाल की जा सकती है।
वहीं दोस्तों गैस या पेट्रोल डीजल से चलने वाली कारों में एक साथ बहुत ज्यादा ईंधन और वो भी तेजी से भरा जा सकता है, लेकिन सोलर पैनल के जरिए यानी सूरज से जो रोशनी के जरिए जुटाई जाती है उसकी रफ्तार बहुत धीमी होती है और उससे कार की बैटरी को चार्ज करने में भी बहुत ज्यादा वक्त लगता है। हालांकि दोस्तों इस पर बहुत तेजी के साथ में काम हो रहा है और रिसर्चर्स का कहना है कि साल 2020 से लेकर के 2026 के बीच के दौर में ही रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन की टोटल कैपेसिटी 60% से ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन यह भी ध्यान देने वाली बात है कि दुनिया में आबादी और बिजली की खपत दोनों तेजी से बढ़ रही हैं। अब बढ़ती हुई मांग के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में समय लग सकता है और दोस्तों हाल ही में जो पावर ग्रिड्स बनाई गई हैं उससे जुड़े तारों को शहरों और गांवों तक ले जाने में दशकों का वक्त लग गया था। लिहाजा हम और आप समझ सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी को उसी लेवल तक ले जाने के लिए लेआउट बनाने में भी दशकों का वक्त लग सकता है। लेकिन यहां फायदा यह है कि कोयले और गैस के प्लांट के मुकाबले रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने का तरीका बेहद सस्ता है। अब चूंकि दोस्तों पूरी दुनिया इस वक्त नेचुरल गैस और पेट्रोल डीजल वाली एनर्जी पर डिपेंडेंट है, तो इसके लिए बड़े पैमाने पर काम करना पड़ेगा और इतने बड़े पैमाने पर काम करने में बहुत सारी दिक्कतें आएगी, उसमें पैसा लगेगा क्योंकि सरकारें भी कहीं ना कहीं अपने ही बजट से इनमें पैसा लगाती हैं। लिहाजा ये बड़ी दिक्कतें दुनिया के सामने आ रही हैं। तो फिर दोस्तों सवाल ये उठता है कि बाकी के जो दो देशों का नाम मैं ले रहा हूं उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया। तो दोस्तों ऐसा है कि किसी भी देश के लिए यह नामुमकिन टास्क नहीं है। आइसलैंड और भारत इसके बड़े एग्जाम्पल हैं। लिहाजा दोस्तों आपको आइसलैंड का और भारत के मोदी मॉडल का मामला क्या है उसके बारे में बता देता हूं। पहले मैं आइसलैंड की बात कर लेता हूं, जो एक छोटा सा देश है और इसकी आबादी है केवल 3 लाख। लेकिन दोस्तों कुदरत ने इस देश को कुछ खास तोहफे दिए हैं। दोस्तों आइसलैंड का 10वां हिस्सा ग्लेशियर से ढका हुआ है और यह देश 2 टेक्टोनिक प्लेट्स की सीमा पर टिका हुआ है। इसकी वजह से यहां बड़े ज्वालामुखी और गर्म पानी के सैकड़ों झरने हैं। लेकिन इन सारी मुसीबतों के बावजूद आज आइसलैंड पूरी दुनिया के सामने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की मिसाल बन चुका है। आइसलैंड की नेशनल एनर्जी अथॉरिटी का कहना है कि अगर आप सही इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं और अगर ये रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी का ढांचा है तो लोगों को इसका फायदा 1 या 2 दिन में पता नहीं चल पाएगा, लेकिन कई पीढ़ियों और कई दशकों तक ये मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों आइसलैंड बहुत पहले से ही अपने नेचुरल रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। साल 1908 से ही आइसलैंड के लोग अपने घरों को गर्म करने के लिए गर्म पानी के झरनों से ताप हासिल करते थे, जिसकी शुरुआत एक किसान ने की थी। उसने यहाँ रेकजाविक में म्युनिसिपल लेवल पर ऐसी कोशिश की थी ताकि ठंड से बचने में मदद साबित हो ताकि ठंड से बचने में ये मदद मिल सके और इसके लिए हॉस्पिटल्स और स्कूल को जियोथर्मल पावर से गर्म किया गया। फिर 1960 के दशक आते आते यहाँ की राजधानी रेकजाविक में ऐसी कोशिशों को फाइनेंशियल स्ट्रेंथ प्रोवाइड की गई और ये टेक्निक हीटर इस्तेमाल करने के लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित हुई। दोस्तों आज की डेट में आइसलैंड में 10 में से 9 घर जियोथर्मल एनर्जी से गर्म किए जाते हैं और सर्दियों में जियोथर्मल एनर्जी की वजह से ही घरों में पाइप के जरिए गर्म पानी को पहुंचाया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, आइसलैंड ने अपनी जियोथर्मल एनर्जी को बिजली बनाने में भी प्रचुर इस्तेमाल किया है। वहां फूड प्रोडक्शन से लेकर के ग्रीन हाउस में भी जियोथर्मल का इस्तेमाल हो रहा है। आइसलैंड फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को बहुत कम करने में लगा हुआ है। यहां जिन कारों का रजिस्ट्रेशन किया गया है उनमें 50% से ज्यादा कारें अब इलेक्ट्रिक हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, मछली पकड़ने वाली नाव और जहाजों में भी सरकार ने इन्वेस्ट करके उनको इलेक्ट्रिक बनाने पर फोकस किया है। और अगर एविएशन की बात करें तो अगले 1 दशक के दौरान इस देश के अंदर उड़ानों को इलेक्ट्रिक बनाने का टारगेट रखा हुआ है। यानी इन सब तरीकों से आइसलैंड ने अपने एनर्जी बिल को घटा दिया है और इन सभी वजहों की वजह से यूरोप और दूसरे देशों के मुकाबले यहां लोग ज्यादा यात्राएं कर रहे हैं। और दोस्तों अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इस सेक्टर में बहुत काम हुआ है जिसकी पूरी दुनिया मुरीद हो चुकी है। मोदी सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर बड़ा फोकस किया है और यही वजह है कि इस सेक्टर में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आ रहा है और सरकार इसी साल 500 गीगावाट एनर्जी का टारगेट लेकर के चल रही है। दोस्तों मोदी सरकार बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों,
ग्रीन हाइड्रोजन सोलर इक्विपमेंट के कंस्ट्रक्शन के साथ साथ 500 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी के टारगेट को हासिल करने के ऊपर फोकस किए हुई है। सरकार के इस कदम से रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, कुछ दिन पहले ग्लासगो में आयोजित क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत 2070 तक नेट जीरो कार्बन मिशन वाला देश बन जाएगा। भारत ने अब 2030 तक के लिए कई टारगेट्स फिक्स किए हैं। भारत 2030 तक कम कार्बन उत्सर्जन वाली अपनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को 500 गीगावाट तक बढ़ाने और 2030 तक अपने रिन्यूएबल एनर्जी से अपनी ऊर्जा जरूरतों का 50% पूरा करने का टारगेट रख रहा है। इसके साथ ही देश को ग्रीन एनर्जी के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के मकसद से उद्योगपति अडानी ने भी अगले 10 सालों के लिए $70 बिलियन यानी 5 लाख करोड़ से ज्यादा का मेगा प्लान तैयार किया है। इसके साथ ही दोस्तों, देश को ग्रीन एनर्जी के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के मकसद से उद्योगपति गौतम अडानी ने भी अगले 10 सालों के लिए $50 बिलियन यानी 5 लाख करोड़ से ज्यादा का मेगा प्लान तैयार किया है। अडानी ने कहा है कि अडानी ग्रुप दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी होगी। यह कंपनी दुनिया में सबसे कम कीमत पर हाइड्रोजन पैदा करेगी। इसके लिए ग्रुप अगले 10 सालों में $70 बिलियन का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करेगा। तो वहीं दोस्तों, टाटा और रिलायंस भी सेक्टर में बहुत बड़ा निवेश करने में जुटे हुए हैं, जिसके सकारात्मक नतीजे भी सामने आने लगे हैं। मोदी सरकार अगर इस रफ्तार से जुटी रही तो फिर खाड़ी देशों से तेल पर उनकी निर्भरता कम हो जाएगी और इस बात से दुनिया भी हैरान है, क्योंकि दोस्तों जो कदम वो नहीं उठा पाए उसमें भारत अब खिलाड़ी बन चुका है।